नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। यूनुस ने दोहराया है कि आम चुनाव 12 फरवरी को तय समय पर कराए जाएंगे। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्रदास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सर्व भारतीय हिंदी बंगाली संगठन वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों ने दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन के पास बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्रदास की बेरहमी से भीड़ द्वारा की गई लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का विरोध किया है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध करते हुए वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद नजर आए। भारत में लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध भी दर्ज कराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के साथ हिंसा हुई है, उसका विरोध बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत में भी विश्व हिंदू परिषद और कई और हिंदू संगठन हैं जिन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। तो लगातार भारत सरकार से भी व्यापक मांग की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू, तेलंगाना, दिल्ली और मध्य प्रदेश की तस्वीरें, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन भारत में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जम्मू, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश की तस्वीरें। तो विश्व हिंदू परिषद और कई और हिंदू संगठन हैं जिन्होंने भारत में भी प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं। तो भारत सरकार से भी मांग की जा रही है कि वो कुछ सख्त कदम यहाँ पर उठाए और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए ज़रूरी हथकंडे अपनाएं। तो भारत में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने ये प्रदर्शन किए हैं। जम्मू, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश की तस्वीरें। तो भारत में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए ये लोग नजर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू, तेलंगाना, दिल्ली और मध्य प्रदेश की तस्वीरें, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और कई और हिंदू संगठन हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए कपिल दीवाना हिंदू नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। कपिल जी, विश्व हिंदू परिषद की बात करें या कई और हिंदू संगठन हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में भारत में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार से कुछ सख्त कदम उठाने की मांग भी यहाँ पर हो रही है, क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, हमारा भारत सरकार से इतना ही कहना है, जिस प्रकार भारत में बसे मुस्लिम जरा सी भी किसी घटना पर तूल पकड़ते हैं, संविधान की, मानवाधिकार आदि आदि दुहाई देते हैं, और बांग्लादेश में एक निर्दोष युवक, हिंदू युवा की निर्मम तरीके से बीच चौराहे पर पेड़ से टांगकर और उसमें आग लगा दी गई, तो इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और बांग्लादेश में बसे हमारे हिंदुओं की ने भी बांग्लादेश सरकार से बात कर कर उनकी चिंता करनी चाहिए। अच्छा कपिल जी, जिस तरीके से
जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है बांग्लादेश में, हिंसात्मक प्रदर्शन भी वहां पर देखने को मिल रहा है और खास तौर पर हिंदुओं के साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदुओं के साथ बर्बरता करना तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि भारत हिंदुओं के साथ ये बर्बरता हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर किसी का कोई गुनाह है तो हमारे यहाँ पर संविधान है, हमारे यहाँ पर कोर्ट है, हमारे यहाँ पर पुलिस है, और एक तरीके से कोई मुकदमा चलता है, मगर दोषी पाया जाता है तब कोई आप उसको सजा दे सकते हैं। लेकिन अपने आप ही कोर्ट बन जाना, अपने आप ही सरकार बन जाना, अपने आप ही पुलिस बन जाना, और बातों ये भाईचारे की सबसे बुरी मिसाल हो सकती है। और ऐसी भी जानकारी हुई है कि जो व्यक्ति उसके साथ काम करते थे, दीपू चंद्र के साथ, उसके जो मुस्लिम दोस्त थे, आप समझिए उन्होंने ही उसको पकड़ने में, उसको लटकाने में, उन्होंने ही उसके साथ में ये सब किया है। अच्छा कपिल जी, आप क्या चाहेंगे, सरकार को किस तरीके के कदम यहाँ पर उठाने चाहिए और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके लिए, और क्या कुछ व्यापक स्तर पर प्रदर्शन जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत में हो रहे हैं, और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, प्रदर्शन करना तो हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार टू सरकार बात होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम भारत सरकार से यही, आपके द्वारा यही मांग करते हैं कि बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी ले, और ऐसा कुछ नहीं होता है तो हिंदुओं को अपने भारत देश बुला लेना चाहिए। चलिए कपिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारत में हिंदुओं को लेकर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है, ड्रग पेडलर की संपत्ति जब्त की गई है। बता दें कि 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो श्रीनगर में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ड्रग पेडलर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें ड्रग पेडलर की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो श्रीनगर में ड्रग पेडलर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ड्रग पेडलर की संपत्ति को जब्त किया गया है। ड्रग पेडलर की लगभग 1 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। बड़ी खबर। तो श्रीनगर में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ड्रग पेडलर की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। तो श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई श्रीनगर में देखने को मिली है। ड्रग पेडलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो ड्रग पेडलर की संपत्ति जब्त की गई है। 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो श्रीनगर में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो श्रीनगर में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ड्रग पेडलर की संपत्ति को जब्त किया गया है। लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो श्रीनगर में ये बड़ी कार्रवाई, तो नशे के खिलाफ ये बड़ा कदम। श्रीनगर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ड्रग पेडलर की संपत्ति जब्त की गई है। लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहा है। तो श्रीनगर में नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में ड्रग पेडलर की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। वहीं जैवलिन थ्रो में भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने नए साल से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी एक्स हैंडल पर दी। इस दौरान नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर भी उनके साथ मौजूद थी। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि इस मुलाकात में उन्होंने खेल सहित कई मुद्दों पर नीरज चोपड़ा के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि लोक कल्याण मार्ग पर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हमारे बीच कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। जाहिर तौर पर इस दौरान हमने खेल को लेकर भी काफ़ी बातचीत की। अपने इस पोस्ट में पीएम मोदी ने 2 फोटो शेयर की। आपको बता दें
कि नीरज चोपड़ा इस साल टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर के साथ शादी कर चुके हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर विधायक नितिन नबीन पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। दिल्ली से पटना आगमन के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पटना एयरपोर्ट से नितिन नबीन रथ पर सवार होकर निकले और यहीं से उनके भव्य रोड शो की शुरुआत हुई। रथ पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे। एयरपोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों की गूंज और नितिन नबीन जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र भगवामय हो गया। हालात ऐसे बन गए कि रथ करीब 5 मिनट तक एयरपोर्ट गेट से आगे नहीं बढ़ सका। सुरक्षा घेरे के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने बड़ा बयान दिया है। शहजाद पूनेवाला ने कहा है कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी को हटाओ और प्रियंका गांधी को लाओ। राहुल गांधी से जनमत चला गया है, अब जनपद में भी परेशानी है। किसी को राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है। वो बीजेपी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए विदेश चले गए हैं। उन्होंने जनता के विरोध में भारत विरोध शुरू कर दिया है। डीएमके भी राहुल गांधी की इस भारत बदनामी यात्रा के खिलाफ थी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते। और यह बात खत्म हुई ही थी तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही। पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है। और यह साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और स्टोरी आई थी कि ओडिशा के कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकिम ने भी कहा कि भाई राहुल जी को हटाओ, खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। तो तुरंत मोहम्मद मोकिम के निकाल करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी फैक्शन की ओर से एक फतवा जारी किया गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाय पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रहे हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी सरकार सदन में कांग्रेस के सवालों और जनहित के मुद्दों से भागती नजर आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये विपक्ष को मूक दर्शक बनाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में हमने जो भी मुद्दे उठाए, किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया गया। हम खेल और खिलाड़ियों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते थे, अरावली के मुद्दे पर हम चर्चा चाहते थे, लेकिन ये भाग गए। धान घोटाला और मनरेगा का भी मुद्दा हमने उठाया। एसवाईएल और चंडीगढ़ के मामले में भी सरकार को रुख स्पष्ट करना चाहिए था। देखिए, ये विंटर सेशन जो बुलाया 3 दिन का इन्होंने शुरू किया था और हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहा भाई इसको एक्सटेंड करो। बहुत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, हरियाणा के हितों का सवाल है, इसको हमारे को टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए। लेकिन इन्होंने अपोजिशन को, विपक्ष को मूक दर्शक बनाना चाहते थे। कोई मुद्दे का जवाब नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हम, जो मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव में उठे उसका कोई जवाब नहीं आया, एक का भी नहीं जवाब दिया। और पहली दफा हुआ ये मुख्य विपक्षी दल है हमारा कि हमारा ना तो एडजर्नमेंट मोशन जो हमने खेल और खिलाड़ियों पर दे रखा था, जो 2 हमारे
खिलाड़ियों हार्दिक और वो अमन उनकी मृत्यु हुई बेचारों की। बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे। आ जाओ राव साहब। और राव साहब प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे उनके, और जो हमने 300 से ज्यादा स्टेडियम बनाए थे सबकी दुर्गति है। उस बात में हम अर्जेंट मोशन लाना चाहते थे। उनको बताते क्या किया इन्होंने। सारी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो हमारी थी, जिसकी वजह से हरियाणा का पूरे देश में नाम चमका था, उसको इन्होंने विफल कर दिया। दूसरा, हमने शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए कहा, जिससे भाग्य अरावली के लिए फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसमें अरावली के लिए हमने कहा कि अरावली का मामला जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट हरियाणा पे होगा, पोल्यूशन फैलेगा और ये जो एक किस्म से लंग्स हैं हरियाणा के वो खराब हो जाएंगे। इस बात का हरियाणा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं इनको डिफेंड किया और फिर रिव्यू में जाएंगे इस बात का जिनको तसल्ली बख्श नहीं जवाब दिया। इसी तरह कॉलिंग इन्वेंशन हमारे थे, जल भराव पे था और बढ़ता प्रदूषण पे था, धान घोटाले का था, मनरेगा था। मनरेगा का यहाँ स्थिति हो गई कि 8 लाख रजिस्टर हुए। देखिए, वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों ठाकरे ब्रदर्स कल यानी कि 24 दिसंबर को मुंबई में औपचारिक इसका ऐलान कर देंगे और शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यही बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि 12 बजे इसका ऐलान होगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के पहले राउंड के नतीजे आने के बाद अब मुंबई समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। इसके लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 16 जनवरी को घोषित होंगे। दोनों भाई राजनीतिक तौर पर 20 साल बाद एक साथ आए हैं। राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने पर बदलने वाले सियासी समीकरण पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की पैनी नजर है। वहीं ओडिशा के मलकानगिरी जिले में मंगलवार को 22 माओवादियों ने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया है। ओडिशा में यह साल का पहला बड़ा आत्मसमर्पण है। इन माओवादियों ने मलकानगिरी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें से हर एक पर लाखों का इनाम घोषित किया गया था। जिला प्रशासन ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्थन दिया जाएगा। हालिया दौर में विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों में एक संभागीय समिति सदस्य, 6 एसीएम के साथ ही 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं। हर एक पर 5.5 लाख रुपए से लेकर 27.5 लाख रुपए तक का इनाम था। वहीं उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। इसके साथ ही उन्हें जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, हाई कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को 15 लाख के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सेंगर को 15 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा और इतनी ही रकम के 3 जमानतदार पेश करने होंगे। इसके साथ ही शर्तें भी लगाई। इस केस की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। उस दिन आपराधिक अपील और आवेदन को चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। वहीं दिल्ली की सियासत में एक बार फिर चिट्ठी युद्ध छिड़ गया है, लेकिन इस बार तेवर पहले से कई ज्यादा तल्ख और निजी हमलों से भरे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक 15 पन्नों का पत्र लिखकर न केवल प्रदूषण के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया, बल्कि कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए पत्र में लिखा है कि दिल्ली में आज जो इमरजेंसी जैसे हालात हैं, उसके लिए आपकी सरकार की 11 साल की उपेक्षा और आपराधिक निष्क्रियता जिम्मेदार है। एलजी ने अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में उन पर दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने और हार के बाद संवाद के रास्ते बंद करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पटियाला के स्कूलों और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल भेजी गई है। इस ईमेल को देखते ही संबंधित स्कूलों की मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। इस धमकी भरे ईमेल में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बम विस्फोट करने की धमकी दी गई। पटियाला के एसएसपी ने कहा कि स्कूलों के जरिए उन्हें सूचना मिली है कि इसके बाद सुरक्षा के प्रबंध बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद पटियाला के अर्बन स्टेट स्थित रेयान स्कूल को छुट्टी कर दी गई। अब इस स्कूल के बाहर
अर्बन स्टेट थाना पुलिस तैनात कर दी गई है। सरहिंद रोड स्थित स्कॉलर फील्ड स्कूल में भी धमकी के बाद स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी गई। इस संबंधी स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस के पास भी भेजी है। वहीं श्रीलंकाई नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आरोप में तमिलनाडु के रामेश्वरम के 12 मछुआरों को हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई धनुषकोडी और थलाई मन्नार के बीच स्थित समुद्री इलाके में की गई है। नौसेना के जवानों ने मछुआरों को चारों तरफ से घेर कर ये गिरफ्तारी की। इस दौरान मछुआरों की एक नाव को भी जब्त कर लिया गया। सभी गिरफ्तार मछुआरों को थलाई मन्नार नौसेना कैंप ले जाया गया है। अधिकारी मछुआरों से पूछताछ कर रहे हैं। ये घटना मछुआरों द्वारा सीमा पार करने की वजह से हुई है। मछुआरे अपनी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले थे। जब वो धनुषकोडी और थलाई मन्नार के बीच वाले इलाके में पहुंचे तब श्रीलंकाई नौसेना के जहाज़ों ने उन्हें देख लिया। समुद्री सीमा का उल्लंघन होते देख नौसेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। वहीं मैक्सिको की नौसेना का एक छोटा विमान गैलवेस्टन के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। इस विमान में एक मरीज और 7 अन्य लोग सवार थे। मैक्सिको की नौसेना ने एक बयान में कहा कि विमान में सवार 8 लोगों में से 4 नौसेना के अधिकारी थे और 4 आम नागरिक थे, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। बहरहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि मरने वालों में कौन कौन शामिल है। विमान में सवार 2 लोग मिचू और माउ फाउंडेशन के सदस्य थे, जो एक गैर लाभकारी संस्था है और गंभीर रूप से झुलसे मैक्सिकन बच्चों को सहायता प्रदान करती है। अमेरिकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं लखनऊ के इटौंजा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ मौजूद प्रधान ने आगामी चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी का धारदार हथियार से सिर फोड़ दिया। वहीं गोकुल प्रधान और उसके साथ मौजूद 10 अज्ञात लोगों ने मिलकर प्रत्याशी पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पहले पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद एक कार से उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित और आरोपी के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। 4 दिन पूर्व भी गोकुल प्रधान ने माल रोड पर पीड़ित के साथ मारपीट की थी, जिसकी FIR पहले से दर्ज है। इसके बावजूद आज आरोपियों ने हत्या का प्रयास किया। घायल प्रत्याशी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। उधर कौशाम्बी में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या होने के 1 महीना बीतने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ 18 नवंबर को कौशाम्बी से दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया। मूरतगंज बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष के घर में शाम के लगभग 7 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में उनके 12 वर्षीय बेटे का शव आम के पेड़ से लटकता मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले कोखराज पुलिस आत्महत्या बता देती है। वहीं मृतक छात्र के पिता लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाते हुए नजर आए। तहरीर के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई 12 वर्षीय छात्र 1 फीट के अंतराल में स्वयं फांसी लगा सकता है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि करती है, तो पीड़ित पिता का दावा है कि उनके पुत्र को लटकाकर मारा गया है। गवाहों के बयान के बाद भी पुलिस आनाकानी कर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा लड़का की हाइट 5 फीट 7 इंच है, वो डार की हाइट 6 फुट 7 इंची है। मेरे लड़के को वो मारा गया है। मेरा लड़का अपने से आत्महत्या नहीं कर सकता है, ना कोई कारण है ना तो कुछ है। मेरे घर का वो लड़का दुराल था। मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, कोखराज को फ़ोन किया। उसने कहा ठीक है आपको सहायता मिलेगी। उसके बाद मैंने नामजद बताया कि मेरे लड़के की हत्या इन्हीं लोगों ने कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम इसको जांच प्रक्रिया पूरी करेंगे। फिर उसके बाद मेरी FIR नहीं दर्ज हुई। मैं अपना माननीय जी से धर्मराज मौर्य जी से कहा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया और लिखे कागज़ पे लिख के दिए। मैंने कप्तान साहब को भी दिया। आज तक मेरी FIR नहीं दर्ज हुई। तब उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से प्रार्थना पत्र दिया। वहाँ का आदेश आया। तो ये लोग बुला बुला करके गुमराह कर देते हैं कि ऐसे है वैसे है, तुमको न्याय मिलेगा। मुझे न्याय कब मिलेगा? आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। अब एक न्याय मुझे ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उम्मीद पाई जा रही है कि मुझे न्याय उन्हीं दिलाएंगे। मोटे चादर से ही नहीं चनी लटका हुआ था, उसका जमीन पर में छू रहा था, तो उसको खोलकर अस्पताल ले गए हैं। और हमें ऐसा लगा कि मार के कोई टांग दिया गया है। तो हमको दर गवाही के लिए थाना कहीं कहाँ बुला रहे हैं। मेरा नाम है प्रदीप।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत।